हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, 3 क्लासें अपनी लगा चुके हैं। आरबीएससी सॉल्यूशन अपनी कर रहे हैं। इट मींस आरबीएससी जो है बोर्ड उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि आरबीएससी बोर्ड की बुक्स में क्या लिखा हुआ है। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th, 9th, 10th ये सारी करेंगे। तो आज 6th का 4th है, 4th चैप्टर 4th वीडियो। अभी तक तो अपने एक एक दिन में एक चैप्टर हो रहे हैं। हो सकता है आगे कोई बड़े चैप्टर होंगे तो वो 7th 8th तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 9th 10th में थोड़े बड़े चैप्टर है तो उनमें हो सकता है किसी चैप्टर में 2 वीडियो बने। आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स ड्रिंक्स जो है उसको। चलिए, नेचुरल फाइबर्स जो है अध्ययन जो बिंदु रहेंगे अपने आज के इस लेक्चर में, वो है रेशों का वर्गीकरण। पादप रेशे जैसे रुई, जूट, मूंज, सूती वस्त्रों की कताई, बुनाई वस्त्रों की रंगाई और छपाई, जानतव रेशे, ऊन और रेशम, और हमारे परिधान। रेशों का हम क्या करेंगे जी, वर्गीकरण। ठीक है। तो वर्गीकरण में अपने पास में जैसे देखो वे रेशे जो पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। यानी या तो पौधों से मिलते हैं या किससे मिलते हैं, जंतुओं से। जैसे ऊन हो गई, कपास हो गया, पटसन हो गई, मूंज हो गई, और क्या हो गई जी, रेशम हो गई। ये सारे के सारे प्राकृतिक रेशे हैं। और वे रेशे जो मानव द्वारा निर्मित विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं, संश्लेषित या कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। जैसे रेयोन, डेक्रोन, नायलॉन। नायलॉन में भी नायलॉन सिक्स सिक्स ज्यादा प्रचलित है भैया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। 2 प्रकार के हो गए, प्राकृतिक और संश्लेषित। अब पादप रेशों के अंदर अपने पास में जो सबसे पहला रेशा जो आता है वो आता है भैया, रुई आती है। रुई मीन्स कॉटन। रुई कपास पादप के फल से प्राप्त होती है। देखो, अपने कपास को नरमा भी बोल देते हैं, लेकिन नरमा जो है वो कपास की ही एक क्या है, किस्म है। इसके फल नींबू के आकार के होते हैं। जब पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं और कपास तंतुओं से ढक बिनोला दिखाई देता है। कपास का बीज बिनोला कहलाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इस समय यदि कपास के खेतों को देखा जाए तो इतना सफ़ेद होता है कि जैसे हम हिम ने ढक लिया हो। और एक चीज़ याद रखना, कपास को वाइट गोल्ड कहा जाता है। वाइट गोल्ड, वाइट सोना, यानी कि सफ़ेद सोना, हिंदी वाले कह सकते हो, सफ़ेद सोना कहा जाता है। ये एडिशनल फैक्ट है। कपास के बीजों को रुई प्राप्त करना, सर्वप्रथम हस्त चयन यानी हाथों द्वारा प्रक्रिया द्वारा फलों से कपास के फलों को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात कतकन द्वारा कपास के बीजों को पृथक करते हैं, जिसे कपास ओटना कहते हैं। यानी कि रुई से कपास जो है, रुई जो है, यानी कपास, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, कपास से रुई और बिनोला को अलग करना है। बिनोला मीन्स बीज होते हैं, जो कपास के बीज उनको बिनोला बोला जाता है। उनको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कपास ओटना। हमें कपास के फल से रुई प्राप्त होती है। आजकल रुई प्राप्त करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है जूट, जूट को ही बोलते हैं पटसन। ठीक है। तो जूट या पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम पटसन पादप फसल होती है को काट इसकी पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं। जब फूल आ जाते हैं उसी में काट लेते हैं। फिर इनके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखा जाता है, जिससे ये गल जाते हैं। इन तंतुओं से पटसन तंतुओं को हाथों से अलग कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें तंतु प्राप्त होते हैं और उन्हें वस्त्र या अन्य वस्तु बनाने के धागों में परिवर्तित करते हैं। जूट से पायदान बनता है, चटाई बनती है और बैग बनता है। आगे मूंज। ये मूंज घास से प्राप्त होती है। मूंज घास से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ये घास से प्राप्त होती है। जूट किससे प्राप्त होती है? ये पेड़ से प्राप्त, पेड़ नहीं है सॉरी, पादप से प्राप्त होती है। किससे? पादप से। और ये किससे प्राप्त होती है? घास से प्राप्त होती है। आपसे पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा एक तंतु है जो घास से प्राप्त होता है? इस वनस्पति को वनस्पति शास्त्र में सेकेरम मुंजा कहते हैं। देखो, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? सेकेरम मुंजा है। यह एक बीज पत्री पादप है। ये सामान्यतः नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर में पाया जाता है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पाया जाता है, आप कहोगे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन भैया ये तो सिलेबस में है, 6ठी 7वीं की किताब में ही तो दे रखा है। देखो, ये जूट दिखा रखा है आपको, और जूट का थैला भी देता है, जैसे बोरी बोलते हैं ना अपनी देसी भाषा में। जूट का थैला मतलब बोरी। बोरी जो होती है वो किसकी बनी होती है? जूट की। जिलों में पाया जाता है। मूंज सरकंडों का उपयोग झोंपड़े, फर्नीचर, सिरकी एवं इको फ्रेंडली खिलौने बनाने में
किया जाता है। इको फ्रेंडली कौन से होते हैं? जो कि जमीन में अगर फेंक दे तो कुछ दिनों में मिट्टी बन जाएगी, यानी कि मिट्टी में मिलने वाले होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा ये अपघटित हो जाते हैं। इसकी वजह से विभिन्न प्रकार की रस्सियों का निर्माण होता है, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में चारपाई, कुर्सियां, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। राजस्थान के अजमेर जिले में, अजमेर को इंपॉर्टेंट है, मूंज आधारित कुटीर उद्योग, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, जिससे आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होती है। तो जूट के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो आप याद रखना, अजमेर जो है वो जूट के लिए प्रसिद्ध है। आगे सूती धागों की कताई। कताई क्या होता है? बुनाई और वस्त्रों की रंगाई और छपाई। तो देखो, हम बात करते हैं कताई की। सबसे पहले ये प्रोसेस पूछी जाती है कि कताई किसे कहते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती है पेपर में। तो पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। यानी धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई, बुनाई, ऐसे पूछा जा सकता है। तो कताई की प्रक्रिया में रुई एक पुंज से सिरे धीरे धीरे रेशों खींचते हैं और साथ साथ उन्हें एंडते रहते हैं, जिससे तंतु पास पास आ जाते हैं और धागा बनने लगता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा, तकली तथा एक अन्य युक्ति जिसे चरखे का उपयोग किया जाता है। याद रखना, चरखा किसके लिए उपयोगी है? कताई के लिए, बुनाई के लिए नहीं है। आगे बुनाई। धागे से वस्त्र निर्माण बुनाई कहलाता है। धागे से वस्त्र निर्माण। बुनाई वीविंग व निटिंग द्वारा की जाती है। वीविंग या निटिंग द्वारा की जाती है। धागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया वीविंग कहते हैं। वस्त्रों की वीविंग हेतु करघों का उपयोग किया जाता है, हथकरघे जिनको कहा जाता है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की क्रिया को निटिंग कहते हैं। व्यवस्थित तरीके से बनाते हो तो वीविंग, और एकल धागे से बनाते हो तो क्रिया निटिंग कहते हैं। निटिंग हाथों द्वारा या मशीनों द्वारा की जा सकती है। आगे वस्त्रों की रंगाई। रंगाई तो आप जानते ही हैं, अलग अलग रंग होते हैं। देखो, सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए विभिन्न प्रकार के रंजक काम में लेते हैं। रंजक का मतलब रंग होता है, ठीक है। जिस रंग से वस्त्रों की रंगाई की जानी है उस रंग को थोड़े ठंडे पानी में घोल लेते हैं। घोले गए रंग को गर्म पानी में डाल देते हैं और थोड़ा नमक मिलाकर डंडे से अच्छी तरह मिलाते रहते हैं। अब इससे वस्त्र को डालते हैं, डंडे की सहायता से 5-10 मिनट तक ऊपर नीचे करते हैं। अब पानी को ठंडा होने तक वस्त्र को रंग में भीगने देते हैं। तत्पश्चात वस्त्र को बाहर निकालकर पानी निचोड़कर छाया में सुखा देते हैं। सूखने के बाद प्रेस कर लेते हैं, जिससे ये क्या होता है? रंग होता है। एक एडिशनल फैक्ट आपकी बुक में दे रखा है, तो इसको भी आप ऐसे ही न जाने दें, इसको भी आपने पढ़ना है। बंदेज, क्या दे रखा है जी? बंदेज। राजस्थान व गुजरात के राज्यों में बंदेज वस्त्र प्रचलित है। बंदेज द्वारा कपड़े पर आकर्षक डिजाइन बनाई जाती है। ये कार्य लघु उद्योग की तरह कम खर्च में अधिक धन कमाने में सहयोगी बन सकता है। इसके द्वारा रुमाल, स्कार्फ, साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट, चुन्नी, चादर, पर्दे, कुशन आदि तैयार किए जाते हैं। बंदेज में रंगाई करने से पूर्व डिजाइन बनाने के लिए वस्त्र को धागे से बांध दिया जाता है। बंदेज क्यों कहलाता है? देखो, ऐसे है, ये कपड़ा है, इस कपड़े को क्या करेंगे, जैसे यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे हाथ से थोड़ा सा बाहर निकाल के उसको बांध दिया, ऐसे बांध दिया, फिर इसको रंग करेंगे, फिर इसको फैलाएंगे ना, तो ऐसे छोटे 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 ऐसे डिजाइन बन जाएंगे, जिसे क्या कहा जाता है? बंदेज। जैसे यहाँ दिखा रखा है कि एक कपड़ा होता है, उसको क्या कर लेते हैं? रस्सियों से अलग अलग जगह से बांध लेते हैं। जहाँ से बांधा हुआ है वहाँ पे रंग लगता नहीं है, तो वहाँ पे वो वाइट वाइट ही रहती है। तो इस तरह से ये जो कला है, इसी को क्या कहा जाता है? बंदेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बोलो, बंदेज कहा जाता है। याद रख सकते हो। यदि 2 या 3 रंगों को बंदेज बनाना, जैसे कुछ स्थानों पर सफेद, कुछ स्थान पर पीला व कुछ स्थान पर लाल रखना, तो बंदेज को हमेशा हल्के रंग से गहरे रंग की ओर बढ़ाते हैं। हर बार अलग रंग रंगने के पश्चात वस्त्र को छाया में सुखाना पड़ता है। यानी कि 2-3 रंग देने तो 2-3 बार करेंगे। सूखने के बाद गांठ खोलते हैं। गांठ खोलते समय धागे को जोर से नहीं खींचना। बंदेज के लिए वस्त्र पर हल्की गर्म इस्त्री करते हैं। इस प्रकार बंदेज का वस्त्र जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे वस्त्रों की रंगाई, छपाई, प्रिंटिंग। राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम स्वरूप सांगानेर, जयपुर है। याद रखना, छपाई के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सांगानेर है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में, बाड़मेर में, भीलवाड़ा, पाली, बंगरू, अकोला आदि की भी छपाई कला में अपनी अलग पहचान है। इन सभी स्थानों पर ठप्पे द्वारा छपाई की जाती है। रंगाई एवं छपाई के लिए सफेद कपड़ों एवं सूती वस्त्र जैसे मलमल, लट्ठा एवं रेशमी वस्त्रों का ही प्रयोग होता है। वस्त्रों को छपाई करने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण में सबसे महत्वपूर्ण ठप्पा है। याद रखना, इसे भांत भी कहते हैं। ये लकड़ी तथा धातु के बने होते हैं। ठप्पे बनने के बाद इनकी तिल्ली के तेल में रात भर डुबो दिया जाता है। सर्वप्रथम वस्त्रों की रंगाई छपाई के लिए एक पात्र में रंग तैयार करते हैं। स्पंज को पानी से गीला करके अब तैयार रंग को स्पंज पर डालते हैं। इस ठप्पे को स्पंज पर रख देते हैं, जिससे उसमें रंग चढ़ जाता है। ब्लॉक से कपड़े पर सही आकृति तथा एक ही लाइन में छाप लगाते हैं। इस प्रकार पूरे वस्त्र या वस्त्र के किनारों पर ठप्पे जो है वो लग जाते हैं।
ठप्पे लगाए जाते हैं। आजकल वस्त्रों की रंगाई जो है वो किससे होने लग गई है, मशीनों से होने लग गई है। आजकल वस्त्रों की छपाई जो है मशीनों का उपयोग करते हैं। सूती कपड़ा कपास के माध्यम से बनता है। सूती कपड़ा किससे बनता है, कपास से बनता है, ठीक है। सूती कपड़े के अंतर्गत हम लट्ठा, रूबिया, वाइल, पॉपलिन, मलमल आदि को शामिल करते हैं। ये सारे के सारे जो है वो किसके ही एग्जाम्पल हैं, सूती कपड़े के। सूती कपड़े में लट्ठा आता है, रूबिया आता है, वाइल आता है, पॉपलिन आता है और मलमल आता है। सूती वस्त्र जो है इनकी विशेषता क्या है, सूती वस्त्र ठंडा होता है। अगला है सूती वस्त्र नमी को सोखता है। सूती वस्त्रों को रंगना क्या होता है, आसान होता है, इजी होता है, रंगाई का काम आसान होता है। आगे जानता रेसे जंतुओं के रेसे, जंतुओं से प्राप्त होने वाले, जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेसे प्राप्त होते हैं जानता रेसे कहते हैं, जैसे ऊन और रेशम। किन किन जंतुओं से रेसे प्राप्त होते हैं और उन्हें किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी बनाया जाता है। सबसे पहले ऊन, भेड़, बकरी, ऊंट या खरगोश आदि अनेक जंतुओं से बालों से ऊन प्राप्त होती है। इन जंतुओं के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, जैसे शरीर क्या रहता है जी, गर्म रहता है। तो जैसे गर्मियों के दिनों में इनकी जो ऊन है वो काट ली जाती है। ऊन क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। ऊन निर्माण की प्रक्रिया, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, कौन कौन सी प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं को देखो जी। इनके नाम भी है, उन नामों को याद करना पड़ेगा, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार। तो देखो सबसे पहले जो आएगा वो है आपके पास में, सबसे पहले भेड़ के शरीर से बालों को उतार लिया जाता है, इसे ऊन की कटाई कहते हैं। कटाई होगी, सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं, आप नाम से समझ गए। भेड़ों से उतारे गए बालों को चिकनाई और धूल आदि से हटाने को अभिमार्जन कहते हैं। यानी बाल उतार लिया, उनमें बहुत सारे कचरा वगैरह है, उसको साफ करने की प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। उसके बाद है, इसके लिए बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर धोया जाता है। अगला, विभिन्न गठन वाले बालों को अलग अलग करना छंटाई कहलाता है। छंटाई भी समझ गए आप। बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे, जिन्हें बर कहते हैं, फूले हुए रेशे क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं, अलग कर लिया जाता है। फिर बालों को सुखा लेते हैं तथा पुनः अभिमार्जन कर उन्हें सुखा लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशे या ऊन ही धागों के रूप में काता जाता है। ऊन की विभिन्न रंगों में रंगना क्या कहलाता है, रंगाई। रेशों को सीधा करके सुलझाना और फिर लपेट कर धागा बनाना रीलिंग कहलाता है। कहने का मतलब, जैसे धागा बन गया ना, उस धागे को क्या करना है, अब एक ही बंडल के अंदर ऐसे करके लपेटना है। लपेटना ही क्या कहलाता है, रीलिंग। रीलिंग। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर का ऊन या रेशों से काट कर ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। आगे बात करें तो देश के कुछ भाग जैसे जम्मू कश्मीर, पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीरी बकरी या अंगोरा नस्ल की बकरियों से ऊन प्राप्त की जाती है। कौन कौन सी नस्लें याद रखना, जम्मू में पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीरी बकरी है या अंगोरा नस्ल की बकरियां हैं। यह ऊन अधिक मुलायम होती है। इससे बनने वाली सोले पश्मीनी सोले कहलाती है, ठीक है। हमारे देश के अनेक राज्यों जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात आदि में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों को मेन काम क्या है, क्या उनका दूध ज्यादा काम में आता है, नहीं। उनकी क्या काम में आती है जी, ऊन काम में आती है। क्या काम में आती है, ऊन। इसके अतिरिक्त रेशम के धागे, वस्त्र या परिधान बनाए जाते हैं। तो रेशम कैसे प्राप्त होता है, देखो रेशम क्या है, सिल्क क्या है। रेशम प्राकृतिक रेशा जो रेशम के कीट से प्राप्त होता है। एक छोटा सा कीड़ा होता है जो लार को जो है टपकाता है, उस लार से धागा बन जाता है ना। तो देखो रेशम कीट या पालन या रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। कौन सा कल्चर, सेरीकल्चर। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट शहतूत के पौधे पर रहता है और इसकी पत्तियों को खाता है। तो याद रखना, रेशम किससे रिलेटेड है, कौन से पौधे से, शहतूत से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखो, रेशम कीट की जीवन चक्र। मादा कीट शहतूत के पौधे पर अंडे देती है और इन अंडों से इल्लियां, सबसे पहले अंडों से क्या बनेंगी, इल्ली। इल्ली से कैटरपिलर, फिर ये इल्लियां शहतूत की पत्तियां खाकर वृद्धि करती हैं। इनसे विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि एक पदार्थ स्त्रावित करती है, यानी एक लिक्विड लार निकालती है। इल्लियां इन पदार्थ को धागे सदृश बनाती है और अपने चारों ओर लपेट लेती है। इल्ली के चारों ओर रेशम का धागा लिपट जाने से गोल संरचना बन जाती है, जिसे कर्मी कोश या कोकुन कहते हैं। तो ये जो देखो, ये आपके पास में लार्वा है, ये लार निकालेगा, इसके चारों ओर ऐसे करके लार जमती जाएगी, लास्ट में ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो बन गया ना, इसी को कोकुन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकुन कहते हैं। आगे, कर्मी कोश में इल्लियां प्यूपा अवस्था में बदल जाती है और प्यूपा रेशम कीट बनकर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। रेशम कीट के जीवन चक्र की कोकुन अवस्था में वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाते हैं और पहले कोकुन के धूप में या गर्म पानी में अथवा भाप में रखा जाता है।
ठीक है, कोकून को गर्म पानी में, इससे रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। रेशम के रूप में उपयोगी धागा बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं, यानी धागा बनाने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। फिर इन रेशम की कताई करते हैं जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इसके बाद बुनकरों द्वारा इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। हमारे देश में 90% रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एक तो कर्नाटक है, एक तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश से। चीन सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है। अगर पूछे ना कौन से देश में सबसे ज्यादा रेशम मिलता है तो चाइना, ठीक है ना, याद रखना चाइना। अगर रेशमी वस्त्र की क्या विशेषता है? इनमें सलवटें नहीं पड़ती, चमकीले होते हैं, आकर्षक होते हैं। रेशमी वस्त्र वजन में हल्के होते हैं। तो सिल्क के कपड़े बहुत ज्यादा प्रचलित भी है, बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं, और वो बनते किससे हैं? एक कीड़े की लार से बनते हैं, और वो कीड़ा मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, हमारे परिधान, ये अपना हो सकता है चैप्टर का लास्ट ही पॉइंट हो। कपास, रेशम, ऊन, रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग राजस्थानी पोशाक के रूप में किया जाता है। त्योहार, वैवाहिक समारोह एवं उत्सवों के समय में महिलाओं या पुरुषों द्वारा पहने गए परिधान को मन मोह लेते हैं। महिलाओं पुरुषों द्वारा पहने जाने मुख्य परिधान में कौन कौन है? चुनरी, धोती, कुर्ता, साफा, राजस्थानी पोशाक, ये सारी है। इनके विशेष नाम नहीं दिए तो यहाँ से कोई ज़्यादा प्रश्न आने वाला नहीं है, ठीक है। ये कल्चर का टॉपिक आ जाता है। तो देखो आज अपने क्या क्या सीखा। वस्त्रों से धागे कैसे बनते हैं, धागों को जंतुओं से बनाया जाता है। रेशम को प्राप्ति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक तंतुओं में दो भागों में बांटते हैं, पादप और जांतव। रुई, पटसन, मूंज जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, और धागों से वस्त्र निर्माण की विधि बनाई जाती है। ऊन का निर्माण भेड़ के बालों से और रेशम कीट से होता है, रेशम का जो है। अब देखो ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पे है। रुई को बिनोला बीज से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको बताया था, ओढ़ना बताया था शायद। प्राकृतिक तंतु कौन सा इनमें से आप बता सकते हो? रेयोन है, नायलॉन है, डेक्रोन है। ये सारे तो क्या थे? मानव निर्मित, यही बच गया। जांतव तंतु कौन सा है? कपास पौधे से। नायलॉन ये तो कृत्रिम है। पटसन ये भी पौधे से। ऊन जो है, ऊन किससे मिलती है? भेड़ों से मिलती है, बकरी से मिलती है। ऐसे नहीं है कि ऊन सिर्फ भेड़ों से मिलती है, भेड़ों से भी मिलती है, बकरी से भी मिलती है, ठीक है ना। आगे रेशम का रेशा किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, ऊन से, बकरी से, रेशम का कीट तो कीड़ा ही होता है। वो मैंने बताया था आपको, इल्ली नुमा संरचना है। तो ये अपना चौथा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और कल अपनी बात करेंगे अगले, आओ पदार्थ को जाने, तत्व, परमाणु, यौगिक, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हर एग्जाम के अंदर आप चाहे पटवारी दे लेना, वीडियो दे लेना, आप 4th ग्रेड दे लेना, आप सीईटी दे लेना, अरे कोई भी राजस्थान का एग्जाम दे लेना, उसके अंदर पूछेंगे, ठीक है। और वहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, और वो दोनों क्वेश्चन कल की क्लास से आपके क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।